सबसे पहले तो आपको कॉलेज की तैयारियों का बलिदान देके यूपीएससी नहीं करना है। मैं तो आईआईटी से हूँ, मैं तो एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मैं तो ये एनसीईआरटी क्यों देखूं? मेरा मतलब अपमान हो जाएगा, ये तो उठाऊंगा भी नहीं मैं। सर कॉलेज शुरू हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये सवाल है कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कॉलेज के साथ, कॉलेज के दौरान, कॉलेज के बाद। तो आपको पहले ये स्वीकार करना है कि मैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हूँ। ये अहंकार आप मत रखिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं XYZ हूँ। ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम मेंस दोनों जगह परेशान करते हैं। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। दोस्तों आज हमारे साथ मृणाल पटेल सर है। सर को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम लोग चर्चा कर रहे थे बुक के ऊपर, पर साथों के साथ एक चर्चा का विषय आया कि सर कॉलेज शुरू हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये सवाल है कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कॉलेज के साथ, कॉलेज के दौरान, कॉलेज के बाद। सर जब हम यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो अगर 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें 10% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, बाकी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले 15% हो। फिर धीरे धीरे वो ग्राफ में सक्सेस रेट कम होने लगता है। तो पहले 3 अटेम्प्ट में आप पाएंगे बेल शेप कर्व बन रहा है कि धीरे धीरे सक्सेस रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ असल में उसका सिलेबस उतना कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो वो जब सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि उसने प्रीलिम्स मेंस जो तैयारी करनी थी और यूपीएससी के लायक तैयारी करनी थी उसमें उसको उतना समय लगा था। तो जब आप ये सब चीज़ों को देखते हैं तो जितना पहले से आप लग जाते हैं इट विल हेल्प यू। सेकंडली कोचिंग वाले तो ये बोल सकते हैं देखो 6-8 महीने में सब कोर्स खत्म करा देंगे, लेकिन उसके बाद उसका रिवीजन भी करना है। ये पांचों उंगलियां एक समान लंबाई की नहीं है। कोई ऐसा होगा कि उसको पहले से अब अकबर औरंगजेब का सब पता है तो उसको सीधा एडवांस लेवल की चीज कोचिंग के अंदर पढ़ा दे दिल्ली के टीचर्स, वो समझ जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज में इतिहास को इतना गंभीरता से लिया ही नहीं, तो फिर उन्हें तो चोंच डूबेगी नहीं, वो उस स्पीड को कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो हाँ हाँ हमने सुना था कुछ, लेकिन जो रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आपको पहले ये स्वीकार करना है कि मैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हूँ। ये अहंकार आप मत रखिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं XYZ हूँ। यूपीएससी की तैयारी आपको शून्य से करनी है क्योंकि उसमें जो पूछा जाएगा वो अलग किस्म का पूछा जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अब कितना अर्ली? तो देखिए जीएस के थियरी, करंट, प्रीलिम, मेंस के ही कुल मिला के 14,000 पेजेस हैं। उसके अंदर आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट जोड़ लें 5-6 हज़ार उसके पेजेस हैं। 19,000 पेज आपको पढ़ने हैं, 19,000 पेजेस। डेली 50 भी पेज पढ़ेंगे 8 एक महीने लग जाएंगे। उसके ऊपर आपको रिवीजन भी करना है। तो ये सब करने में डिपेंड करता है व्यक्ति का पहले से फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। उस हिसाब से 8-9 महीने तो कम से कम और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो आप पहले से जितना कॉलेज के समय से शुरुआत करेंगे तो बाद में उतना समय कम आपका लगेगा। वरना क्या, कॉलेज खत्म होने के बाद 1.5 साल तो मैं सिर्फ तैयारी करूं। कई बार सर ऐसे आते हैं कॉलेज खत्म करने के बाद वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर पहला साल वो पढ़ते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये अटेम्प्ट में स्किप कर देता हूँ और फिर अगले साल देता हूँ। दैट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग 2 years आफ्टर कॉलेज। तो आप घर खाली बैठे हैं तो परिवार वाले चोंच भी मारेंगे, रिश्तेदार चोंच मारेंगे, क्या कर रहे हो, क्यों घर पे बैठे हो। सो बेटर टू स्टार्ट अ बिट अर्ली। जी सर। तो दोस्तों सर ने तो कहा कि शुरू करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि कॉलेज के दौरान एक बहुत प्रॉब्लम ये आता है कि कैसे मैनेज करें सर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टेक्निकल ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल साइंस में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी अलाइंड सब्जेक्ट्स में ही ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो हाउ दे प्रायोरिटाइज ऑल अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलेज प्रिपरेशन। जी मित्रों, सबसे पहले तो आपको कॉलेज की तैयारियों का बलिदान देके यूपीएससी नहीं करना है। कॉलेज में कम से कम 60% लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी सिलेक्शन नहीं आता फिर आप कहें मुझे कैट एग्जाम देना है, मुझे आरबीआई ऑफिसर एग्जाम देना है, मुझे एफकेट या एयरफोर्स में भर्ती होना है और बहुत सारी और चीज़ें करनी है। हर जगह वो कहेंगे नहीं तुम्हारे 55 से 60% आने चाहिए कॉलेज में। आरबीआई तो सर ऐसा है वो हर सेमेस्टर में 60% मांगता है, कैट में कुछ 55% मांगता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दूसरे कैटेगरी में थोड़ा लिबरल हो। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी दैट विल मैटर। तो कॉलेज की तैयारियों को आप भोग ना दे, पहली बात। सेकंडली कॉलेज के साथ यदि संभव हो एनसीसी, एनएसएस, डिबेट, बाकी कंपटीशन, इवेंट कॉलेज के, उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ आप सर्टिफिकेट लेने की भी कोशिश करें, ताकि आप बायोडेटा में वो चीज़ों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन कर सके। अब मैं जैसा ही ऐसा बोलता हूँ कुछ लोगों का दिल बैठ जाता है कि हमने तो ये किया नहीं, अब हम क्या करेंगे। देखिए तो जो दूध अगर अभी तपेली से बाहर निकल गया तो फिर रोने का मतलब नहीं, बट व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी तो आप करिए। वरना ये होगा इंटरव्यू हॉल में आप बैठे हैं
वेटिंग रूम में, बाकी सब लोग दिखा रहे हैं मेरा तो ये है, तो अपने आप एक हीन भावना आ जाती है। भले वो इंटरव्यू पैनलिस्ट माइंड ना करता हो, लेकिन आप खुद से ही पहले से ही हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, सब लोग मुझसे आगे हैं। सो बेटर टू हैव सच एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स वेन एवर पॉसिबल। मित्रों, यूपीएससी का सिलेबस अगर एक रेस ट्रैक है तो इस रेस ट्रैक की लंबाई सबके लिए एक समान है, चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फुल टाइम स्टूडेंट है। आप सभी के लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से अनअकैडमी के बैचेज अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराते हैं, पावर पॉइंट नोट्स के साथ, मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस आंसर राइटिंग भी होता है, थियरी से लेके करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी से लेके एडवांस टॉपिक्स, जीएस का प्रीलिम और मेंस दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और साथ ही साथ सीसेट और डाउट रेजोल्यूशन भी इसमें शामिल है। और ऐसे हमारी ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग एकदम अफोर्डेबल फीस पे उपलब्ध है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 में, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब जो लोग अभी कॉलेज में हैं और 3 साल बाद यूपीएससी देना चाहते हैं, 34,999। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। हाँ, तो पहले आप ये कॉलेज और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ संभालें। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप सब चीजें शुरू करें। अब शुरू करें तो कौन से सब्जेक्ट पहले किए जाएं? ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम मेंस दोनों जगह परेशान करते हैं। 4 ऐसे बड़े सब्जेक्ट मुझे दिखते हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये 4 हुए। इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परेशान करने वाला है एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो 5 चीज आप करें। बाकी करंट अफेयर्स की बहुत हाई हाई कॉलेज के समय से ना करें, क्योंकि आप समझो अब 3 साल बाद परीक्षा आपको देनी है, तो अभी जो चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें एकदम जो छोटा छोटा करंट अफेयर्स, पद्मश्री और ये सब का महत्व कम रह जाएगा। और वैसे भी यूपीएससी में ये स्पोर्ट्स वगैरह जो पूछे जाते हैं वो ऐसा एडवांस लेवल का पूछते हैं फैक्ट्स कि आप वैसे भी वो सॉल्व होना नहीं, तो उसको छोड़ के बाकी चीजों पर आप ध्यान रखें। दैट इज वन थिंग। अब सर इसमें ये भी प्रश्न होगा कि अच्छा, तो कोई कोचिंग देखना चाहिए, ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑफलाइन करते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बुनियाद आप जो है, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो डे वन से आप ज्वाइन ना करें। इसका कारण यह है कि आप कॉलेज में रहते हैं, यू आर अंडर एन इम्प्रेशनेबल एज। वो ऐसी उम्र है कि एक आध फिल्म देख लिया, आपकी आज इच्छा हो गई कि मुझे यूपीएससी करना है। कल वो ऋतिक रोशन का फाइटर या ऐसा कोई मूवी आपने देख लिया तो मुझे एयरफोर्स का पायलट बनना है। तीसरे दिन कुछ देख लिया स्कीम 1992, मेरे को शेयर ब्रोकर बन जाना है। तो इसलिए डे वन से आप कहेंगे अच्छा मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। पहले आप थोड़ा एक्सप्लोर करें चीजों को। उसी तरह सर बीच में ये होगा, आपके 10 दोस्त तैयारी करें, हम तो जीमेट या कुछ देख के हम तो यूरोप या अमेरिका जा रहे हैं, तो फिर इसको लगे हाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर अवसर कम है। तो आप एक्सप्लोर करो, मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो आप सुकून से डिसाइड करो कि क्या करना है जीवन में, देन यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन। राइट डिसीजन तो खैर वो तो बाद में पता चलेगा, पर देन व्हेन यू हैव टेकन अ फर्म डिसीजन कि मैं अब यही करूंगा, रेन और शाइन, अंग्रेजी में कहा होता है रेन और शाइन आई विल डू दिस, देन यू टेक अ प्रॉपर डिसीजन कि मुझे कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अब शुरुआत में जब आप बिना कोचिंग के कुछ पढ़ रहे हैं तो कैसे स्ट्रक्चर या सिस्टमेटिकली हो, जो किताबें सबको पता है, एनसीईआरटी जिस पर प्रतीक सर अभी बात करेंगे, पॉलिटी की हम बात करें, देयर इज अ बुक कॉल्ड लक्ष्मीकांत। उसी तरह इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में देखिए एनसीईआरटी से बेहतर है महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड के क्लास 11-12 के बुक्स आप डाउनलोड करें उनकी वेबसाइट से, बहुत अच्छे से ग्राफिक्स के साथ उन्होंने सिखाया है, वो आप देखिए। तो ऐसी कुछ चीजें आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। डेली आप अगर इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू ऐसा कुछ अखबार देख रहे हैं, भले पूरा समझना है लेकिन 30 मिनट डेली आप स्पेंड करें, देश दुनिया की बहुत सारी समझ आपको डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसी तरह एनसीईआरटी की जो इतर किताबें, मतलब पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह, सोशल साइंस, उसे भी आप पढ़ेंगे, आपको काफी मदद मिलती है। सर इस पर आप कुछ और ऐड करना चाहें एनसीईआरटी? जी सर, डेफिनेटली। मतलब एनसीईआरटीज आर फाउंडेशन, और कॉलेज के साथ क्या होता है कि आपका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाए। जैसे हिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो अभी जो नई एनसीईआरटीज है, नई में भी उसमें भी एक लेटेस्ट अपडेशन आ गया है 2025 वाला। आप उसमें हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, और वो सोशल साइंस है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब सिविक्स और ज्योग्राफी सब कुछ इकट्ठा करके है। तो उसको आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक, मैं कहूँगा टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें। कि ज्योग्राफी को एक बार शुरू किया तो 6ठी 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी की जो भी फाउंडेशन बुक्स है वो पढ़ना शुरू करो, सब्जेक्ट को समझना शुरू कर दो मेन तो, और इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तो उस हिसाब से करोगे तो क्या होगा कि बाय द टाइम यू रीच योर अपीयरिंग स्टेज, मतलब जैसे ग्रेजुएशन खत्म होगा 20-21 साल, उसके बाद जो एडवांस लेवल की आपकी तैयारी आपको करनी है, जो 1 साल आपको बहुत ग्राइंड करना है,
उसमें आपका अच्छा ठीक-ठाक वो फाउंडेशन बन गया होगा और एडवांस की भी तैयारी अच्छी तरह से कर पाएँगे। सर इसमें एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है कॉलेज कैंडिडेट्स में कि ये फाउंडेशन करते बहुत बार कैंडिडेट्स इतने सारे रिसोर्सेज़ में फैल जाते हैं पहला, ऑनलाइन में बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है मतलब वो इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं और कभी-कभी इतने एफर्ट्स लगा दिए होते हैं तो जब फाइनल अटेम्प्ट जब जिस साल देना होता है तब तक वो बर्नआउट हो जाते हैं सर। तो ये कॉलेज वाले कैंडिडेट्स को कैसे मतलब आप सजेस्ट करोगे कि ये बर्नआउट ना हो जाओ कि आप आपने नेट प्रैक्टिस ही इतनी कर दी है कि जब फाइनल मैच खेलने की बात आई तो उस दिन आप खेल ही नहीं पाए? जी सर, इसका कारण तो आपने बिल्कुल सही बताया कि ऑनलाइन पूरा दिन आप अगर देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे तो चलते ही रहता है, भले परीक्षा के लिए काम का हो या ना हो। और ये करंट अफेयर्स की ज़रूरत से ज़्यादा कौवे काऊँ करते रहते हैं। तो आपको अपने संसाधन मर्यादित करने हैं। सबसे पहले सर ने बहुत सही बताया, एनसीईआरटी से शुरुआत करें। अब कुछ लोगों को सर बहुत अहंकार होता है। मैं तो आईआईटी से हूँ, मैं तो एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मैं तो ये एनसीईआरटी क्यों देखूँ? मेरा मतलब अपमान हो जाएगा ये तो, उठाऊँगा भी नहीं मैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, व्हाट इज़ एजेंट ऑरेंज? तो वियतनाम युद्ध में हुँ। अमेरिकी सेना ने ये केमिकल डाला ताकि जंगल के जंगल तबाह हो जाए और उसमें जो वियट कॉन्ग के गुरिल्ला सिपाही छुपे थे वो सबको ढूंढ के मारा जा सके। तो ये तो केमिस्ट्री का मुद्दा हुआ। केमिस्ट्री की किताबों में शायद होगा नहीं, ये असल में सर पॉलिटिकल साइंस की या ऐसी जो एडवांस 11-12 की किताब है उसमें कोल्ड वॉर और उसके जमाने का ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जी और उसके उसमें सब कंटेक्स्ट में। बातें हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में दिया। यूपीएससी ने जब पूछा तो वो कोई रैंडम विकिपीडिया से ढूंढ के नहीं, यहाँ से पूछा। उसी तरह कोई एमबीबीएस छात्र ये सोचे मैं तो एमबीबीएस हूँ, मुझे ये सब क्या देखना है, एनसीईआरटी नहीं देखूंगा मैं। एक बार उन्होंने कुछ पूछा एक आध परीक्षा में कि दांत अपने जो या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो किन द्रव्यों से कमजोर होती हैं? उनकी कमी से, कैल्शियम, फास्फोरस, बोथ, नाइदर। तो लोग तुक्का में अच्छा आप कैल्शियम होगा क्योंकि कोलगेट के अंदर कैल्शियम की एड हमने देखी, पर फास्फोरस भी, दोनों चीजें एज पर सम बायोलॉजी बुक ऑफ एनसीईआरटी। तो आप समझिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में उसकी बुनियाद जीएस प्रीलिम्स पेपर में 100 क्वेश्चन है, उसमें एनसीईआरटी से नहीं नहीं तो 20-22 सवाल आपको सीधे या इनडायरेक्टली एलिमिनेशन टेक्निक से मिलते हैं। उसी प्रकार सर हिस्ट्री के अंदर तो बहुत उठा सारे उठा सर के प्रश्न उठा-उठा के पूछे। वर्बेटिमली लाइन बाय लाइन पूछे हुए, बॉक्सेस में से पूछे हुए। एक बार पूछा था कि भारतीय इतिहास में मदनपल्ली का इम्पोर्टेंस क्या है? फिर वो 4 ऑप्शन दे दिए थे। फिर बोला गया कि इसमें रवींद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे अनुवाद जन किया गण मन था। का ट्रांसलेशन किया है। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिविक्स की बुक के अंदर दिया हुआ है। या आपको एक बार पूछ दिया वो बंजारा कौन थे? तो वो मतलब पढ़ते हैं बच्चे एडवांस लेवल पे, पर फाउंडेशन पढ़ के जाओगे तो आपको और मज़ा आ जाएगी। तो शब्दशः वहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर हर 2-3 साल में हिस्ट्री में तो 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे एवरी ईयर जो एनसीईआरटी सेंट्रिक रिफ्लेक्शंस आपको मिलेंगे। तो उसको इग्नोर मत करिए एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स एज़ वेल। जी सर, तो आपका जो प्रश्न था कि बर्नआउट से कैसे बचे, तो आप पहले, मुझे सब कुछ पूरी दुनिया का नहीं देखना, केवल मुझे एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि सारी एनसीईआरटी ना डाउनलोड भी करनी है डे 1 पे, ना खरीदनी भी है। आप शुरुआत करें एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी, वो 11 या 12 की येलो कलर की पतली सी 75 रुपीज की किताब आती है। सबसे पहले आप बस उतना खरीद के पढ़ो, इफ यू कैन स्पेंड टाइम विद दैट, तो फिर आप बाकी सब किताबों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो किताब है वो इतनी उपयोगी है, हर एक परीक्षा में उसका कुछ ना कुछ पूछते हैं, उसमें इकोनॉमी भी ओवरलैप होता है, ज्योग्राफी भी ओवरलैप होता है। तो ये एक किताब से आप पहले शुरुआत करो ताकि आपको ये भी पता चले क्या एम आई कट आउट फॉर यूपीएससी और नॉट, वरना फिर आपकी चोंच ही नहीं डूब रही है, आपका दिल नहीं लग रहा है, आप यू फाइंड इट वेरी बोरिंग, देन यू शुड नॉट बी हियर इन दिस एग्जाम, बाकी कुछ करिए जीवन में। तो एक से शुरुआत करो। आप अगर एक साथ इतनी किताब देखेंगे आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे डेली कौन सी किताब पढ़नी है, कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो संसाधनों को मर्यादित रखिए, दैट इज वन टिप टू प्रिवेंट बर्नआउट। सेकंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं, अब आप ये सोचिए अच्छा मैं कोई क्रैश कोर्स या एक्स वाई जेड देख लेता हूँ, उसके चलते आप ना पूरी तैयारी कर रहे हैं और आपने कॉलेज के ईयर 2 में ये देख लिया, तो फिर जब फाइनल एग्जाम के वक्त फिर से तैयारी करनी है, आप एक अहंकार में रहते, मैंने तो देख लिया था। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टॉपिक, वो काफी वास्ट है, उसमें भी जो टेक्निक्स लगानी होती है, एलिमिनेशन करना होता है, या मीन्स के अंदर जो पूछा जाता है, इट रिक्वायर्स एफर्ट। तो बस ऐसे ही सोचिए नहीं, वो तो 20-22 लेक्चर मैंने देख लिए थे, सुन लिए थे, समझ आ गया था, इट इज नॉट इनफ कि आप एमसीक्यू टिक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उस हिसाब की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए अभी आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें, जो हैवी लेफ्ट राइट करनी है वो एग्जाम के पिछले 1 साल में करनी है। अभी से आप जरूरत से ज्यादा उसमें घुल मिल जाएंगे तो तब आपको लगेगा, अहंकार में रहेंगे कि मैंने पढ़ लिया है, जबकि आप इवेपोरेट मतलब दिमाग से उड़ चुका होगा, अब नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सर एक जरूरी चीज है इसमें। यस, जी सर, जरूरत से डेफिनिटली। ज्यादा घुस भी नहीं जाना चाहिए यूपीएससी घुस भी में। नहीं जाना चाहिए और दूसरा
बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट शुरू किया पर ख़त्म ही नहीं करते, ये भी बहुत केस में हो जाता है, तो उसको कैसे डील जी, करते मैं आपको एग्जांपल दूँ इकोनॉमी का कि इकोनॉमी में जो भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, सपोज़ इट रिक्वायर्स 50 लेक्चर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और मैं इसको 6 पिलर्स में पढ़ाता हूँ, या आप समझो 6 ब्लॉक्स हैं उसके। ज़्यादातर सर जो विद्यार्थी आते हैं, फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। तब तक कुछ ना कुछ, या तो वो बीमार हो गए, किसी की शादी आ गई, घर में कोई बीमार हो गया, ब्रेकअप हो गया, कॉलेज की परीक्षा है, जॉब कर रहे हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट आ गया, तो उधर से छोड़ देंगे। फिर कि अच्छा वो तो आपका अगला बैच आएगा तब देख लेंगे, हैं? या फिर हम ये रिकॉर्डेड देख लेंगे, फिर वो कभी वो देखते नहीं। फिर जब एग्जाम वाला वर्ष आता है, फिर वापस आ जाते हैं, सर दान में ये और पैसे ले लीजिए और हमें फिर से हमारा नेक्स्ट बैच हमको जुड़ना है। तो मतलब वो इकोनॉमी में सबका महत्व है। प्रोड्यूसर्स हैं तो हमें सामने कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। तो ये कुछ कंज्यूमर होते हैं, उनका काम है कि दान में पैसे देने के लिए वो आते रहते हैं। ये आप मत करें। मुझे मतलब कई बार अच्छा भी नहीं लगता है यार, उसी वक्त पढ़ लेते, दोबारा क्यों आए हो दोबारा फीस देने के लिए। तो अंदर से एक आग लगी होनी चाहिए। अल्टीमेटली आई फाइंड दिस, आर यू रियली इनटू दिस करियर चॉइस। वो नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप पूरा नहीं करते। ये तो सर हिस्ट्री में भी काफी होंगे सब। ये भी सर बहुत बार होता है कि एक टॉपिक शुरू किया है और फिर वो पूरा ख़त्म ही नहीं कर पाते, और फिर मतलब मुझे लग रहा है कि जो खास करके जनरेशन है इस स्टूडेंट्स की, वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रही। और आई फील दैट कि यूपीएससी इज़ अ एग्ज़ाम जहाँ कंसिस्टेंसी मैटर्स एनी टाइम। आई वुड से इट मैटर्स मोर कंपेयर टू वॉट एवर नॉलेज यू हैव। तो अगर नॉलेज आपको 2 पॉइंट कम हो गया पर आप थ्रू आउट अच्छी तरह से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कवर किए होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी सर। जी सर, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ। कोर्सेज दो टाइप के होते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड। अब जैसे अगर मुझे इकोनॉमी पढ़ाना है, 50 लेक्चर प्रीलिम्स मींस कंबाइन सब, तो पैटर्न ये रहेगा, गुरु शुक्र शनि रवि लाइव क्लासेस होंगे, बुधवार को उसकी टेस्ट होगी। अब मैं देखता हूँ सर, जो लोग लाइव अटेंड नहीं करते वो अपनी मर्जी से रिकॉर्डेड देखेंगे। फिर वो वेब सीरीज जैसा वो बिंज वॉचिंग होता है। बिंज वॉचिंग में तकलीफ ये होती है कि शुरुआत में आपकी एनर्जी हाई होती है, तो आप चाव से पढ़ लेते हैं। फिर वो 4 लेक्चर देखेगा, 5वें तक वो खुद ही उसको स्वाभाविक है बोर हो जाएगा, एक ही दिन में अगर वो इतना सब देख रहा है। तो 5वां ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में, हाँ ठीक है देख लिया। फिर जो बुधवार की टेस्ट है वो उसको देगा नहीं, या फिर कि वो तुरंत देगा तो उसका स्कोर अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि उसने सोम और मंगल को रिवाइज भी तो करना था। तो दिन में अगर आप एक बादाम खाते हैं, बॉडी डाइजेस्ट करती है, आपकी बॉडी को हेल्प करता है। आप 200 बादाम खाएंगे तो कोई ऋतिक रोशन नहीं बन जाएंगे। तो बिंज वॉचिंग के चलते, मैराथन सीरीज के चलते लोग बर्बाद होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया था, लेकिन जब एग्जाम के दिन जाते हैं वहां पर उनका कुछ टिक नहीं होता। उसके बाद जब बाकी लोग देखो ये तो ऐसे एलिमिनेट होता था, ये स्टेटमेंट गलत था, तब ये लोग और ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि हमको क्यों ऐसा बोला। हाँ कि नहीं ये तो नहीं हो सकता था, और तुम ये सब तुक्के और ये सब। अब फॉर एग्जाम्पल आंसर की जब भी हम वीडियो बनाते हैं, प्रतीक सर के साथ और हमारा ये विवाद चलते रहता है कि ये हिस्ट्री सर कहेंगे ये तो मतलब इजी टू मीडियम था, ये तो दिया एनसीईआरटी में ऐसे एलिमिनेट होता है। वो किसके लिए इजी है? जो पढ़ के गया है। नहीं पढ़ के गया वो सब कमेंट सेक्शन में नेगेटिव ही लिखते हैं, ये आ गए और, पर वो ये समझ नहीं रहे हैं। ये यूपीएससी गरीब कल्याण योजना नहीं है। गरीब में पैसों से नहीं, दिमागी रूप से गरीब की बात कर रहा हूँ कि आपने पूरा पढ़ा नहीं, आप बिंज वॉचिंग करके गए, आपने एफर्ट नहीं डाला, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं या पूरी कायनात की जिम्मेदारी है मुझे आईएएस बना दे। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन और एनीवन। जब तक इलॉन मस्क ऐसा न्यूरालिंक चिप इन्वेंट नहीं कर देता, आपके दिमाग में फिट कर दिया और उसको स्कैन करके अपने आप सरकार और यूपीएससी को पता चल जाए कि आप कितने बुद्धिमान और आदर्शवादी और ईमानदार होने वाले हैं, कि बिना परीक्षा के ही आपको यूपीएससी सिलेक्ट कर दे और घर पे रॉयल एंट्री की ये कार आ जाए, जब तक ये नहीं होगा तो सबको पढ़ना तो यही है जो किताबें हैं। जो टॉपर है और जो फेल हुआ उनके बीच अंतर क्या है? टॉपर पढ़ के गया था, रट के गया था। किताबें कश्मीर से कन्याकुमारी सबको पता है कौन सी किताब से क्या पढ़ना है। सो दैट सर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। आपका ये क्या मतलब हिस्ट्री में? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आ जाए जेब में हाथ डाल के स्पेक्ट्रम देख लिया ना, अभी क्या हिस्ट्री देखना है। और नहीं सर, स्पेक्ट्रम मतलब चलो मॉडर्न हिस्ट्री में एक फाउंडेशन के लिए आपको हेल्प कर देगा, बट हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, कल्चर है, मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री लोग छोड़ देते। बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी मिडिवल हिस्ट्री में पीटी में नहीं पूछता, मेंस में पूछ देता है, या 2 साल पीटी में नहीं पूछेगा, तीसरे साल उसमें से 6 सवाल निकाल देगा। तो आप अगर यहाँ इफ्स एंड बट्स के अंदर रह जाओगे और उस साल पीटी नहीं तो मेंस में पूछ दिया, या
5-6 सवाल पूछ दिए, जिस साल आप छोड़ के गए थे उसी साल आप अपीयर कर रहे हो, तो फिर इट इज डेट्रीमेंटल। तो मतलब मेरे हिसाब से सर पढ़ना तो सब कुछ है, यू कैन नॉट। और खास करके जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं अभी, तो क्योंकि आप कॉलेज के साथ ही तैयारी कर रहे हो, तो यू शुड गिव, वो है ना, बिल्टअप करने के लिए टाइम दीजिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम तैयारी कीजिए, एंड देन यू सी नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू अराउंड। जी सर, एक अनस्क्रिप्टेड गेम खेलते हैं। जी सर। कश्मीर से कन्याकुमारी सबको पता है, स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी है। मैंने भी पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था। राइट। उसके बाद मैंने अब तक नहीं देखी है। आप उठा के मुझे कुछ भी पूछिए, अच्छा, कुछ भी। मतलब मैं उठा के, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पूछना। अच्छा इजी टू मॉडरेट पूछ दो आपको। जो यूपीएससी पूछे, मतलब एकदम यूपीएससी, आसान भी ना पूछना कि फिर ऐसा लगे स्क्रिप्टेड है। अच्छा। और धड़ाधड़ 4-5 सवाल। भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौर में कांग्रेस की सरकारें बनी थी 28 मंथ्स में तक, 28 महीने तक। वो कौन से साल में बनी थी? विच ईयर द कांग्रेस वाज एबल टू फॉर्म इन 7 स्टेट्स, तकरीबन 7 राज्यों में। 40s के जमाने में हुआ था। 40s में नहीं। बस, तो ये मेरा एक गलत हो गया, मतलब मेरी जो हेकड़ी थी वो निकल गई। आप और 3-4 पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो उसके साथ अपन ये भी देख लेते हैं कि जैसे भारतीय इतिहास के केस में एक कमिटी बनती है जिसका नाम है हंटर कमेटी। वो किसके सापेक्ष में? एजुकेशन था। एजुकेशन के कंटेक्स्ट में था। और हंटर कमेटी एक दूसरी बार भी बन के आई थी, वो किसके कंटेक्स्ट में? चलो 2 बार। जलियांवाला बाग के। जलियांवाला बाग के केस में। तो चलिए, इतना मुझे याद है, तो चलिए 2 में से 1 सवाल मेरा हुआ अभी। ठीक है। आप 5 पूछिए। तीसरा, इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ही एक शब्द आता है डायार्की। ये डायार्की को अगर देखा जाए तो डायार्की इंग्लैंड में भी हुआ करती थी और भारत में भी हुआ करती थी। वो किस किस दौर में आपको डायार्की मिलती है, या किस व्यवस्था के तहत आपको मिलती है? यूनियन और स्टेट के बीच कुछ पावर सेपरेशन है डायार्की वाज डिफरेंट। कि कुछ एग्जीक्यूटिव के पास होगा, कुछ लेजिस्लेचर के पास होगा। नहीं, मतलब 2 पावर सेंटर्स के रूप में उसको कहते हैं ज्यादा। मतलब मुझे पक्का नहीं पता, मैं तुक्के मार रहा हूँ, तो डायार्की, तीसरा मेरा गलत हो गया। डायार्की एक बक्सर के बाद बनाई गई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी। और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में 2 पावर सेंटर बन गए, उसको भी डायर्की कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 में राज्यों में बन के आई थी। खैर, इसके सिवाय चौथा और पांचवा पूछिए। चौथा और पांचवा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं कोमागाता मारू। ये वो क्या हुआ मतलब करता है? कनाडा, हमारे सिख भाई बहन गए थे, फिर वहां एंट्री नहीं मिली, फिर वापस आए, फिर गोलियां चली, ऐसा तो कुछ है। ये क्या है, मतलब कोमागाता मारू? वो एक शिप का नाम है। शिप का नाम है, ठीक है। चलिए, तो चौथा मेरा सही हुआ। फैक्चुअली फिर करेक्ट है, और उसके कंटेक्स्ट में था। इसके सिवाय लास्ट अपन देख लेते हैं, एक आया था प्लान बॉल्कन। ये किसने दिया था? बाल्कनाइजेशन जैसा कोई शब्द है, मतलब भारत को बहुत छोटे छोटे हाँ, राज्यों ये में बांट दिया। किसने दिया था ये प्लान बॉल्कन? सरदार पटेल, या मतलब विरोध किसने किया था, ये शायद इन लोगों ने किया, किसने दिया वो तो मुझे नहीं, नहीं। किसने प्रपोज किया था? कोई वाइसरॉय, कोई गवर्नर, सरकार? आखिरी वाला हो गए जो 40 के दशक में होंगे, मुझे अच्छा, नहीं आखिर के पता। दशक में, तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसे तो आप नजदीक में हो। पर नहीं, पर इससे मेरे को पास तो नहीं हो माउंटबेटन सकते। ने ये बताया था प्लान बॉल्कन। उसके बाद वो माउंटबेटन प्लान लेके आया जब उसका विरोध हुआ। मतलब कि आई एम नॉट एग्जाम रेडी, ये मैं आपको बताना चाहता था कि आपको हर एक विषय में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड दोज हु आर नॉट क्लियरिंग। क्योंकि आप समझो, जो टॉपर होगा इसको 5 के सही जवाब पता होंगे, और ये कट ऑफ रेस है, ये कॉलेज एग्जाम नहीं, आपको पास होना है, ये मेरिट लिस्ट में आपको आना है। अब मैं इकोनॉमी का यही गेम खेलता, प्रतीक सर के साथ यही चुनौती होती। तो ये जो है, मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था, इट इज नॉट इनफ। ये सारी किताबें आपको शब्दशः बाय हार्ट होनी चाहिए, इट इज माई पॉइंट। अब ये जो तैयारी करनी है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये डिस्टेंस एजुकेशन या पोस्टल डिग्री कोई ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम चले जाएंगे दिल्ली, और वहां हम पूरे साल या पूरे 3 साल हम यही तैयारी करेंगे। उसकी मुझे कुछ नेगेटिव बातें ये लगती है कि ऐसी कॉलेज डिग्रीज का फिर वैल्यू कितना है। इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड, तो क्या उससे आपको कोई जॉब, बिजनेस, बैंक से लोन पास करवाना है, ऐसे लेके कहाँ कहाँ मदद में क्या सच में आ भी सकती है या नहीं।
तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को लक्ष्य बना दिया जाए तो समझिए उसकी जितनी वैकेंसी है बनाम आप कितना पूरी अपनी लाइफ को रिस्क दे रहे हैं। आजकल मैं ये सर देख रहा हूँ, यूट्यूब को जरूरत से ज्यादा नहीं देखना है। यूट्यूब पे क्या चलता है, कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। तुम ये एआई का ऐसा ऑनलाइन कोर्स कर दो और ये शेयर बाजार का कोर्स कर दो, तुम इसी से कमा सकते हो घर बैठे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कॉलेज का महत्व उसकी डिग्री से नहीं है, उसके अलमनाई एसोसिएशन से। फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, आप बेंगलुरु जाएंगे जहां पर ये पूरा स्टार्टअप और आईटी कल्चर है, आप पाएंगे कुछ ही कॉलेज के लोग वही सारी नौकरी पे, मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, कब्जा करके बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉलेज से पहला आदमी गया। जब सर एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में नरसिम्हा राव ने लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद आदि जगह पर अपने सेंटर्स खोले, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जहां आउटसोर्सिंग से बहुत सारा काम होता है। अब शुरुआत में जब वो आए होंगे, उन्होंने कुछ कॉलेज के प्रतिभावान लोगों को रखा होगा। अब उन लोगों ने हमेशा अपने अलमनाइज को कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह के जरिए लिया वगैरह। तो मतलब आप जाओ और बस ऐसे पत्थर फेंको तो भी आपको, जैसे आईएसबी और बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं उसके, मिल जाएंगे जो हर जगह नौकरी करें। मैं को गुजरात यूनिवर्सिटी का ढूंढ रहा हूँ तो वो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम वो वैसे भी है, लेकिन जो ये अर्बन सेंटर्स में कास्ट सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू सिस्टम। ये आपके पीछे क्या टैग है, आईआईटीएम के अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस का टैग है जो आपको ऊपर ले जाने में मदद करता है। तो जस्ट बिकॉज यू आर इन क्लास 12, ये जो बहुत शॉर्टकट आप ढूंढ लेते घर बैठे कॉलेज का, ये डिग्री पोस्टल में कर लेता हूँ, बी केयरफुल ऑफ दैट। वो आपको कैरियर कहाँ तक खींच के ले जा सकती है। ये एक बात है। इसलिए ये जो मैं ओरिजिनल मुद्दे पे वापस आऊं, ये जो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पोस्टल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे डिग्री के लिए, कॉलेज डिग्री के लिए, और हम दिल्ली चले जाएंगे 3 साल के लिए, तब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करें अपने प्लान बी का, बी माइंडफुल ऑफ दैट। इसलिए हमेशा मेरा तो ये मानना है कि क्लास 12 के बाद अच्छे से अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन हो, ये पहला प्रयत्न होना चाहिए। उसके बाद जो समय बचे तब ये पूरी दुनिया की जितनी तैयारी करनी है आप करिए। अब आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वहां पर अटेंडेंस, उसकी जो भी लैब एक्टिविटीज, इंटर्नशिप से लेके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो आप बीच में ऐसा छोड़ के कहीं मैं कोटा या दिल्ली जाके तैयारी करूं ऑफलाइन में, वो मुश्किल हो जाता है। सो देन यू टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे हैं, उसमें अनअकैडमी भी एक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि डे 1 से आप ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी में होते हैं फ्री क्लासेस, जिसको कहा जाता है स्पेशल क्लासेस। उसके अंदर पूरी सीरीज चलती है। जैसे प्रतीक सर ने हिस्ट्री तो बहुत सारी बुनियादी चीजें उसमें पढ़ाई है। इकोनॉमी में हर साल पढ़ाता हूँ, तो मेरी विन 25 सीरीज होगी, उसे आप देख सकते हैं, जिसमें थियरी करंट बहुत कुछ आपको ज्ञान दिया है। सुदर्शन सर, उनकी मैप्स की पूरी क्लास चलती है। अभी हमारा एक चर्चा हो रही थी सर, कौन सा नया देश इन्वेंट हुआ, क्या नाम है, वेस्ट एंटार्क्टिका, वेस्ट आर्कटिका करके किसी ने बनाया फर्जी देश, उसकी एम्बेसी बना दी, उसका झंडा लगा दिया, गाड़ियां वाड़ियां डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट के साथ चला दी, और लोगों को स्कैम कर रहा है वो बंदा कि मैं उस देश का एम्बेसडर हूँ और आप मेरे देश में पैसा इन्वेस्ट, मतलब आप हमको पैसा दो एजेंट के थ्रू, हम आपको जॉब दे देंगे, और फेक लेटर हेड्स भी पब्लिश कर दिए। अब दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, तो मतलब आप समझो, अगर आप पढ़ते नहीं, बेसिक बुनियादी एनसीईआरटी या ये नक्शे ही आपने समझ लिए होते वर्ल्ड में, अब जो बेसिक तैयारी करनी है, तो आप ऐसे फर्जी बातों में पढ़ते नहीं। जब थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी समझ लेते, तो बीच में एक फेक न्यूज आई थी कि कितना 23 लाख रुपए में यूएई के दुबई का गोल्डन वीजा मिलेगा। मिलेगा। इकोनॉमी टीचर के रूप में मुझे कोई पूछे, मैं तुरंत कहता इतना सस्ते में दे ही नहीं सकता। जो रेंज चलती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर होती है। सो सिंपली बाय हैविंग सम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, जो जनरल स्टडीज का हिस्सा है असल में, तो आप इन चीजों से बचते हैं। मतलब माय पॉइंट इज, डे 1 से सब कोर्स वोर्स लेना ऐसा नहीं, आप सिर्फ सीखिए, समझिए, फिर चोंच डूबती है, हाँ मुझे करियर परस्यू करना है, देन यू कैन ज्वाइन विथ अनअकैडमी। और इसमें सर खुशी की बात यह है कि ऐसा जो कॉलेज में है, तो धीरे धीरे जब अपने को ग्रो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी की न्यू बैच है। न्यू बैच के अंदर 3 साल आपकी सुकून से तैयारी करवाई जाएगी, ताकि प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सीसेट से लेके सारी चीजें, जीएस के सारे सब्जेक्ट आप निपटा सके। अनअकैडमी सर बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कैसे? क्योंकि आप कहेंगे तो सब ऑफर करते हैं, ऐसी बैचेस तो और भी लोग दे रहे हैं। जो अलग अलग खास बातें ये हैं, फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर। वैसा कि कई बार दूसरे इंस्टीट्यूट जो बहुत सस्ते में बेचने की कोशिश करें,
तो फिर उन्हें टीचर्स से कम घंटों में चीजें खत्म करनी खत्म। है। तो फिर दौड़ा दौड़ा के 20 घंटे 30 घंटे में अगर कोई सब्जेक्ट खत्म करवाया जाता है, और यूपीएससी में जिस लेवल के एडवांस फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, यू कैन नॉट कोप अप विद दैट। तो ये पहली बात है कि यहाँ सुकून से पढ़ाया जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट 40 घंटे से लेके 50 से लेके 100 घंटे की उसकी क्लासेस होते हैं। सेकंड, लाइव क्लासेस हैं, उसका मैंने फायदा बताया। वरना रिकॉर्डेड जब दिया जाता है तो बिंज वॉचिंग में आप थोड़ा देखते हैं, फिर आपका रुचि चला जाता है, फिर आप फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, आपको याद कुछ भी रहा नहीं। तो ऐसे सस्ते रिकॉर्डेड क्लास देखने का असल में फायदा नहीं। लाइव समोसा आपके सामने तला है, उसका एक कारण है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देख सकते, आप उसको उसी फ्लो में देखिए। दूसरा सर, अपना जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें डाउट रेजोल्यूशन होते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग में मतलब हम बीच में कोई एमसीक्यू आपको देते हैं, आप उसे टिक करते हैं, उसमें आपकी लीडर बोर्ड में दिखता है आपने कितना जल्दी टिक किया, बाकी लोगों के सामने रैंक क्या है। तो अगर 200 बच्चे और बैठे हैं, आपको पता चलता है मैं इनके सामने मेरा 50वां रैंक आया, तो अंदर से एक थोड़ा लेवल ऑफ कंपटीशन, थोड़ा उसके चलते घबराहट, स्ट्रेस, डर, गुस्सा, ये सब कुछ आता है, विच इज रिक्वायर्ड। वरना आपको लगे मैं अकेला ही राजा हूं, मैं तो अकेला पढ़ रहा हूँ रिकॉर्डेड, मैं अकेला ही उसका एमसीक्यू टिक कर रहा हूँ। अनअकैडमी का ये जो क्विज पोर्टल है वो भी सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसमें ना सिर्फ ऐसा लीडर बोर्ड, साथ ही साथ आपका परसेंटाइल परफॉर्मेंस, एक एक एमसीक्यू में आपने कितना समय लिया, बाकी विद्यार्थियों ने कितना समय लिया, वो सब कुछ दिखाता है। कितने परसेंट लोगों ने उस आंसर को करेक्ट किया, उस हिसाब से क्या मुझे इसमें तुक्का लगाना भी चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में जीएस के अंदर होते हैं 100 सवाल 2-2 मार्क के, कट ऑफ होता है मान लीजिए 85 to 90। तो इसका मतलब क्या 50% प्रश्न तो सॉल्व करने भी नहीं थे, या उसकी तो आपको उम्मीद भी नहीं थी यूपीएससी को, ऐसे हाई लेवल के उन्होंने चीजें पूछी थी। तो ये सब आपकी सेंस डेवलप होती है। अनदर थिंग, ज्यादातर ऐसे रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म्स जो दूसरे हैं वो उसमें आपको आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन की फैसिलिटी नहीं होती जो इसके अंदर अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेंस की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, सीसेट में सर कई इंस्टीट्यूट्स ये करते हैं आजकल, पिछले 3-5 सालों से सीसेट का स्तर, मतलब यूपीएससी प्रीलिम पेपर 2 जहां पर मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल का, ऑलमोस्ट नियर टू कैट एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना बजट और खर्चा कम रखने के लिए एकदम सस्ते वाले नौसिखे टीचर या फिर रेलवे एसएससी ग्रुप डी लेवल की परीक्षाओं के टीचर्स रखते हैं। वो जो आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं वो यूपीएससी पूछता नहीं, यूपीएससी एकदम हाई लेवल का कैट लेवल का पूछता है। खुशी की बात यह है अनअकैडमी में सीसेट पढ़ाने के लिए हमारे पास हिंदी मीडियम में मधुकर कोटावे सर हैं, बायलिंगुअल और इंग्लिश में वी हैव ऋषि भार्गव सर, दोनों कैट लेवल के टीचर्स हैं जिन्होंने कैट एग्जाम के बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स में पहले काम करने का उनको एक दशक का अनुभव है। तो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी इवन फॉर सीसेट। तो ये सब देखते हुए एक प्रीमियम आप जब प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, इससे आपको मदद मिलती है। और हवाबाजी नहीं है, अनअकैडमी का ये जो क्लासरूम मतलब ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है उससे पढ़ के हर साल लगभग 7070 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन में आते हैं। और असल नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन यूजर अकाउंट है तो बहुत सारे लोग अपना रियल नाम, रियल रोल नंबर वगैरह देते नहीं, बट मिनिमम इतने तो होती है। कई सारे इंस्टीट्यूट ज्यादा नंबर क्लेम करेंगे पर वो मॉक इंटरव्यू वाले बच्चों को ऐड कर देते हैं। मॉक इंटरव्यू तो सब लोग फ्री में देते हैं, वो असल में उसको सक्सेस रेट में मानना वो इंस्टीट्यूट के रूप में मुझे तो ठीक लगता नहीं है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर प्रेजेंट। तो ऐसा ही अनअकैडमी का न्यू बैच फॉर 3 years फाउंडेशन फॉर यूपीएससी ये शुरू हो रहा है। अगर आप कॉलेज में हैं और अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्लोर। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बताया, बहुत जल्दबाजी में ये सब डिसीजन ना ले लाइफ और करियर के बारे में। पहले आप चीजों को एक्सप्लोर करें। अनअकैडमी के बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, उसको आप देख सकते हैं, देन यू टेक द डिसीजन। मित्रों, यूपीएससी का सिलेबस अगर एक रेस ट्रैक है तो इस रेस ट्रैक की लंबाई सबके लिए एक समान है, चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फुल टाइम स्टूडेंट है। आप सभी के लिए आपकी जरूरत के हिसाब से अनअकैडमी के बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराते हैं, पावर पॉइंट नोट्स के साथ, मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस आंसर राइटिंग भी होता है, थियरी से लेके करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी से लेके एडवांस टॉपिक्स, जीएस का प्रीलिम और मेंस दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और साथ ही साथ सीसेट और डाउट रेजोल्यूशन भी इसमें शामिल है। और ऐसे हमारी ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग एकदम अफोर्डेबल फीस पे उपलब्ध है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 में, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब जो लोग अभी कॉलेज में हैं और 3 साल बाद यूपीएससी देना चाहते हैं, 34,999। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट।